हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कृष्ट क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की स्टडी स्ट्रेटजी पर। आज बात होगी और आज हम जानेंगे कि एक एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को, एक अभ्यर्थी को कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक दिन में, प्रतिदिन अलग अलग वर्गों को। जैसे मैं कहूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग के साथ में पढ़ते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए एक दिन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम के साथ में पढ़ते हैं, वर्किंग होते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा से वो पढ़ना चाहते हैं, उनको कितना पढ़ने की आवश्यकता है एमपीपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए। आज इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता है या कितना पढ़ना चाहिए प्रतिदिन एमपीपीएससी के लिए। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ये देखिए, एमपीपीएससी के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि घंटों का उतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नए नए तैयारी करते हैं उनको एक मोटी मोटी जानकारी हो जाए और उसके अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आप अपने शेड्यूल को बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको इससे क्या मिले, कुछ लाभ मिलने वाला हो आपकी तैयारी में, ठीक है। देखिए, मैं इसको 3 हिस्सों में बांट लेता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे या कुछ लोग तैयारी करने वाले ऐसे होते हैं जो कोचिंग के साथ में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोचिंग के साथ या विद कोचिंग। तो एक वर्ग क्या है, जो कोचिंग के साथ तैयारी करता है, वो किसी कोचिंग में पढ़ रहा है और वो तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसको कितना पढ़ना चाहिए, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे वो लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी वाले, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, वो पहले से ही कोई नौकरी कर रहे होते हैं, किसी नौकरी से जुड़े होते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए। तो वर्किंग पर्सन को क्या करना चाहिए। देखिए, ये 3 तरीके के अभ्यर्थी होते हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं। पहले जो कोचिंग के साथ में पढ़ते हैं या कोचिंग से पढ़ते हैं, दूसरे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, और तीसरे जो वर्किंग पर्सन होते हैं। तो हम एक एक करके इनके शेड्यूल के बारे में जानते हैं और इनको कितना पढ़ने की आवश्यकता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पहला वर्ग है कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे या कोचिंग के साथ तैयारी करने वाले बच्चे। ऐसे अभ्यर्थी जो कोचिंग के साथ तैयारी करते हैं, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और वो एक शेड्यूल चाहते हैं, एक ये ऐसा कुछ दिशा निर्देश चाहते हैं कि उनको कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता हो। देखिए, मैं ये कहता हूं कि चूंकि हम जिस काम को करने आए हैं वो काम है पढ़ना, और इस पढ़ने से ही हमको सफलता मिलेगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हमारे लिए पढ़ना है। तो हम एक काम करते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हैं इसको नहीं देखते, हम जितना समय हमारी दैनिक क्रियाओं के बाद हमारे पास बचता है, उतना समय हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हालांकि कुछ बातों का उसमें ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। कितने आवर हैं, 24 आवर्स हैं या 24 घंटे हैं, ठीक है। तो इन 24 घंटों को आप अलग अलग हिस्सों में क्या कर दें, बांट दें। जैसे आपने 24 घंटे के लिए एक समय निकाल लिया। सबसे आप कहेंगे कि सबसे पहले यार कि नींद जो है, सोना या नींद, स्लीप आपकी, तो सोने का अपना एक समय होगा। इसके बाद आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग का एक समय होगा,
तो कोचिंग का भी एक समय हुआ। इसके बाद आप अपनी कई दैनिक क्रियाएं करते हैं, तो दैनिक क्रियाओं के लिए भी समय चाहिए। दैनिक क्रियाएं, देखिए आप ऐसे दिन को, आपने जो दिन है उसको 24 घंटे को बांट सकते हैं। आपने कहा कि कितना सोना है या कितनी नींद लेना है, तो मेरे हिसाब से जो अभ्यर्थी एमपीपीएससी की तैयारी करता है उसको बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 4 घंटे सो रहे हैं तो 4 घंटे सोकर आप बहुत लंबा नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत दिनों तक नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि 10 घंटे सोए हैं। जो एमपीपीएससी का अभ्यर्थी है वो अपनी नींद को, अपने सोने के समय को 7 घंटे का समय दे सकता है। कितना समय दे सकता है वो? 7 घंटे का समय दे सकता है। 7 घंटे की नींद बहुत पर्याप्त नींद होती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी, और एमपीपीएससी के अभ्यर्थी जो एमपीपीएससी की तैयारी करता है उसके लिए भी पर्याप्त नींद होती है 7 घंटे की। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं मानता हूं कि जो आपकी कोचिंग का समय है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों की कोचिंग 4 घंटे लगती हो, किसी की 5 घंटे लगती हो, किसी की 6 घंटे भी लगती हो, तो मैं इसको एवरेज मान लेता हूं कि कोचिंग का आना जाना जो समय होता है हम उसको मान लेते हैं कि 6 घंटे लगते हैं। कोचिंग की आपकी क्लासेस और आपके आने जाने का समय उसमें लगा 6 घंटे। ठीक है, तो उसमें 6 घंटे लग गए, तो 7 और 6 13 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 13 घंटे। इसके बाद आप कहते हैं दैनिक क्रियाओं में, तो दैनिक क्रियाओं में आपने खाना पीना और जो भी होगा, ठीक है, खाने पीने का समय निकाला, अपने रहन सहन का समय निकाला। दूसरा आपने मनोरंजन का कुछ समय निकाला, मनोरंजन का समय, तो मनोरंजन के लिए भी आपने समय निकाला है। ठीक है, देखिए अब आपने कहा कि भाई खाना पीना मनोरंजन, आप ये मान के चलिए कि आपने 2 घंटा प्रतिदिन, 2 घंटा किसको दिया? तो 2 घंटा दिया आपने खाना पीना को। जो खाना पीना नहाना धोना आप करते हैं वो 2 घंटे का समय ले लीजिए। और मनोरंजन का समय 2 घंटा आपने किसको दे दिया? मनोरंजन को। किसी से फोन पर बात करना हो, पढ़ाई के लिए यह भी जरूरी होता है कि मन को खुश रखें, तो आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से मिलकर आ गए, आपने कोई टीवी प्रोग्राम देख लिया, कुछ मोबाइल चला लिया, ये किस में आ जाएगा? 2 घंटे में। तो आपके पास 2 घंटे आपकी दैनिक क्रियाओं के लिए है और 2 घंटे आपके पास क्या है? मनोरंजन के लिए। दिन भर में इसमें किसी से बात करना भी आ गया, और आपको कोई मान लीजिए आपको कोई वेब सीरीज पसंद है, आपको एक आध एपिसोड देखना है, कोई सीरियल पसंद है उसको कुछ देखना है, या यूट्यूब पर आपको कुछ देखना है, तो 2 घंटे उसके निकाल दिए। तो ऐसे आपके पास 6, 7 और 6 13 और 2 15 और 2 17 घंटे हो गए। तो आपके दैनिक क्रियाओं में, कोचिंग में, नींद में कितने घंटे निकल गए? 17 घंटे। तो ये जो टोटल समय हुआ, ये टोटल समय कितना हुआ बेटा? तो बच्चों ये जो टोटल समय आप देख रहे हैं, ये टोटल समय हो रहा है 17 आवर्स। ये कितना होगा? 17 घंटे। तो 17 घंटे का समय क्या हो गया? निकाल दिया। अब 24 में से 17 गए, अपने पास बचे हैं 7 घंटे। कितने घंटे हैं? 7 घंटे। तो आपकी जो पढ़ाई के लिए घर पर समय निकलेगा, ठीक है, वो कितना बचा? पढ़ाई के लिए 7 घंटे का समय बचा है। तो जो बच्चे किसी कोचिंग संस्थान के साथ पढ़ रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको 7 घंटे पढ़ना है, लेकिन इन 7 घंटों में भी आपको लगातार नहीं पढ़ना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप 1 घंटा, जो 1 घंटा का जो समय होता है, उस 1 घंटे में 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि 50 मिनट की सिटिंग भी अपने आप में काफी होती है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ 50 मिनट लगातार पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि 7 घंटे में आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर 50 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। किसी को ऐसा लगता है कि 10 मिनट का ज्यादा होगा तो 5 मिनट का ब्रेक ले ले, 55 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक। तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो 7 घंटे जो आपने ये निकाले हैं, तो वो बच्चे जो किसी कोचिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। 6 से 7 इसलिए क्योंकि जब आप 10-10 मिनट का ब्रेक लेंगे तो 1 घंटा कहां चले जाएगा? उन ब्रेक्स में जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए। तो ये एक वर्ग हुआ
जो कोचिंग के साथ तैयारी करता है और उसके लिए आपको बताया कितना, 7 घंटे, 50 मिनट पढ़ना, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ना, फिर 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा शेड्यूल बनाना है कि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो। ऐसा शेड्यूल ना बनाए कि आप कुछ दिन पढ़ें और परेशान हो जाएं, थक जाएं और पढ़ना ही छोड़ दें। तो बहुत लिबरल, बहुत उदार अपना शेड्यूल बनाइए। जैसे आपको कहा कि अच्छे से नींद भी लेना है, कोचिंग का भी पर्याप्त समय मिला है, अपनी दैनिक क्रियाओं, खाना पीना और मनोरंजन का भी उसमें समय रखना है, तब आप एक लंबे समय तक इसको फॉलो कर पाएंगे। वरना अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल अगर आपने बना लिया तो आप उसको बहुत लंबा फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक वर्ग हुआ। अब हम दूसरे वर्ग की बात करते हैं, और वो दूसरा वर्ग कौन सा है? वो दूसरा वर्ग है सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो सेल्फ स्टडी करने वाले अभ्यर्थी, देखिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, एक तो उनके लिए मैं कुछ बातें बता दूं कि इनको ज्यादा अनुशासित होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि इनको अधिक मेहनत और अधिक अनुशासित मतलब दो चीजें चाहिए होती है। देखिए, जो बच्चा कोचिंग के साथ पढ़ रहा है वहां उसको टीचर का गाइडेंस मिलता है, उसको टीचर्स का पर्सनल जो अटेंशन मिलता है, टीचर उसकी कॉपी चेक कर सकता है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको वो टीचर का पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता, उनको गाइडेंस नहीं मिलता। इसलिए इन बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है और इन बच्चों को अधिक से अधिक अनुशासित होने की आवश्यकता होती है। इनको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, डिसिप्लिन इनको रहना होगा। तो देखिए, हम इनका शेड्यूल देखते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि इनके पास 24 घंटे हुए, तो इनके पास भी 24 घंटे हैं। देखिए, जो बच्चा कोचिंग नहीं जाता है और वो 24 घंटे अगर उसको घर में ही रहना है तो वो अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा ना ले जाए आगे, वरना वो शेड्यूल क्या हो जाएगा, उसका हेक्टिक हो जाएगा। जैसे हम इनके समय को भी बांटते हैं, और इनके समय में हमने देख लिया कि एक स्थिति आप कह देंगे कि जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपकी नींद। इनका भी क्या है, एक नींद का हिस्सा हो गया। दूसरा, इनकी भी अपनी दैनिक क्रियाएं होती है, दैनिक क्रियाएं। तो दैनिक क्रियाएं हुई, दैनिक क्रियाएं, और तीसरा हिस्सा हुआ इनकी पढ़ाई। ठीक है, इनकी पढ़ाई। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये 7 से 8 घंटे नींद ले सकते हैं। जिनके पास 24 घंटे हैं और वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो 7 से 8 घंटे की नींद। ठीक है, क्यों? इनकी नींद क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनको ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, इनको ज्यादा मेहनत करना है, इसलिए इनकी नींद भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको 7 से 8 घंटे कर सकते हैं। दैनिक क्रियाओं में वही हमने कह दिया कि जो खाने पीने का समय है या घर के कुछ काम करने, चूंकि 24 घंटे अगर घर पर ही रहना है तो घर के भी कुछ काम होते हैं, आपकी अपनी जरूरतें होती हैं। तो आपने कह दिया कि इसमें से आपने अपनी दैनिक क्रियाओं में निकाल दिए 6 घंटे, 6 घंटे। और ये 6 घंटे कहां जाएंगे? तो ये 6 घंटे जाएंगे आपके खाना पीना, ठीक है, मतलब रहन सहन, खाना पीना, घर के कार्य और मनोरंजन, घर के कार्य और मनोरंजन। ठीक है, तो आप 6 घंटे ऐसे निकाल सकते हैं। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14 घंटे चले गए, बचे कितने? 10 घंटे। तो ये 10 घंटे, अब ये समझिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब पढ़ाई के इनके पास बचे कितने? 10 घंटे। 10 से 11 घंटे की क्या करेंगे? अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, और उस सेल्फ स्टडी में अपने
शेड्यूल को तैयार करेंगे, इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपको क्या मिले, पढ़ाई के कम से कम डेली 9 से 10 घंटे के आसपास आप उसको रोज निकाल पाए। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इनको मेहनत करने की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब ये जो 10 घंटे की पढ़ाई है, जैसे वो 7 घंटे जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं और ये जो 10 घंटे पढ़ेंगे, आप शेड्यूल वही होगा कि आप देखिए क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई 1 घंटे की सिटिंग ले सकता है, कोई 1.5 घंटे की सिटिंग ले सकता है, कोई 2 घंटे की सिटिंग ले सकता है, पर नॉर्मली इतनी ज्यादा सिटिंग नहीं लेना चाहिए। 50 मिनट की जो सिटिंग होती है वो बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छी सिटिंग होती है। 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का आप रेस्ट करिए, ब्रेक लीजिए, घूमिए, टहलिए, पानी पीजिए, किसी से बात कर लीजिए। तो इसमें भी यही शेड्यूल अपनाना है। और आपको एक दिन में बहुत ज्यादा विषय नहीं पढ़ना है कि पता चले 10 घंटे हैं तो 2-2 घंटे बांट करके 5 विषय पढ़ लिए। ठीक है, आपको एक दिन में 2 विषयों पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन में अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कोई बच्चा 10 घंटे एक विषय पढ़ रहा है तो वो बहुत आप कहेंगे कि मोनोटोनस हो जाता है, बहुत मजा नहीं आता उस विषय को बहुत देर पढ़ने में। अब मैं कहूं कि कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़े, तो 5 सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि जब वो एक सब्जेक्ट शुरू करता है, मान लीजिए उसने हिस्ट्री को शुरू किया, और जब हिस्ट्री शुरू करता है तो जैसे अपना दिमाग हिस्ट्री के लिए तैयार होता है वैसे हिस्ट्री बंद हो जाती है, फिर वो भूगोल पर चला जाता है। जैसे ही उन 2 घंटों में भूगोल के लिए तैयार होगा फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट, ठीक है, कोई से भी 2 सब्जेक्ट जो आपको लगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें जैसे करंट में कुछ पढ़ना हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया, कोई मैगजीन पढ़ना हो गया, तो आप उसको अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक दिन में 2 विषयों को, वो 7 घंटे वाले बच्चे भी और ये 10 घंटे वाले बच्चे भी, एक दिन में आप कम से कम 2 विषय पढ़ें, ज्यादा विषय भी ना पढ़े और एक विषय को भी ना पढ़े। 2 विषय आपको पढ़ना है एक दिन में, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा आप उसको डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये शेड्यूल किसके लिए हुआ, वो बच्चे जो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है वो है वो लोग जो वर्किंग पर्सन है, नौकरी के साथ तैयारी करने वाले। नौकरी के साथ तैयारी, तो नौकरी के साथ तैयारी करने वाले, ये तीसरा वर्ग है जो नौकरी के साथ तैयारी कर रहा है। देखिए अब इनकी कुछ बातें और अलग होती है, जैसे मैं आपको पहले बता दूं इनके बारे में कि 24 घंटे मिले इनको, और 24 घंटे में से एक तो इनकी बात है कि इनकी नौकरी का समय है, आपकी ऑफिस की टाइमिंग, तो एक तो हुआ नौकरी का समय। दूसरा इनकी अपनी नींद का समय। ठीक है, इनकी अपनी दैनिक क्रियाएं, और इनका पढ़ाई का समय। तो ये क्या करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। देखिए 4 हिस्सों में बांट दिया। जैसे हम कह देते कि नौकरी का हम पहले समय निकाल देते हैं, और नींद का समय, और 6 घंटे की नींद। जो लोग नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो ऊंची हैं, उनकी जो मेहनत करने की क्षमता है वो ज्यादा है, इसलिए वो 6 घंटे की नींद लेते हैं। कितनी, 6 घंटे। तो नींद में कितना समय गया बेटा इनकी, उनको 6 घंटे की नींद लेना चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। तो 24 घंटे में से 6 घंटे चले गए। अब मैं ये कह दूं कि मान लीजिए 10 से 6 क्या है, उनकी नौकरी का समय है। 10 से 5, 10 से 6, हम एवरेज उसको कितना मान रहे हैं, तो नौकरी का समय होगा 10 बजे से 6 बजे तक। 10 बजे से 6 बजे तक क्या हो गया, नौकरी का समय। इसका मतलब है कि 8 घंटे यहां चले गए, तो ये कितने हो गए, 8 घंटे। तो 8 और 6 14 घंटे हो गए। अब देखिए ऐसा कर सकते हैं कि दैनिक क्रियाएं हो गई, या आप उसको ऐसे शेड्यूल बना सकते हैं कि इनको सुबह 6 बजे उठना है। अगर ये 12 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठेंगे, तो 6 से 10 तक क्या है, इनको 6 से 9 तक पढ़ाई करना है, और 9 से 10 में इनको अपना तैयार होकर टिफिन विफिन लेकर कहां जाना है, ऑफिस जाना है। तो ये कब से कब तक पढ़ाई करें, तो देखना इनकी पढ़ाई का समय, ये मैं यहां लिख रहा हूं, इनकी पढ़ाई का समय
सुबह 6 से 9 AM तक, ये सुबह 6 से 9 AM तक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 9 बजे ये तैयार होंगे और 10 बजे तैयार होना शुरू होंगे और 10 बजे क्या चलेंगे, ऑफिस चले जाएंगे। जब वो 6 बजे आएंगे तो 6 से 9 तक खाना खाना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, जो भी दूसरे काम घर के हो सकते हैं उनको करना, और 9 से 12 फिर क्या करना है, शाम को पढ़ना है। तो पढ़ाई का एक समय क्या हुआ, शाम में 9 से 12 बजे से सो गए और सुबह 6 बजे फिर से क्या हो गए, उठ गए। ठीक है, तो अब इनकी पढ़ाई का समय देखिए कि ये सुबह 6 बजे उठे हैं, 9 बजे तक पढ़े हैं, 10 बजे ऑफिस गए, 6 बजे आए, और इनको ये जो दैनिक क्रियाएं हैं और सब कुछ काम हो गया। ये कहां हमने ले लिया, ये हो गया इनका शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, तो आप इस जो लोग नौकरी करते हैं, जो वर्किंग पर्सन है, आप उस शेड्यूल को ऐसे बना सकते हैं। आपको 6 घंटे की नींद लेना है, आपको सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, फिर 9 बजे तैयार होकर 10 बजे ऑफिस जाना है। 6 बजे जब वापस आएंगे तो 6 से 9 आपको क्या करना है, अपने परिवार के साथ अपने और भी जो काम होंगे, खाना पीना है वो करना है, और 9 से फिर पढ़ना है तो 12 तक पढ़ना है। आप भी क्या करें, 55 मिनट की सेटिंग लगाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 55 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक क्या बताया है, मोटा मोटा पढ़ने का एक तरीका बताया है। जो अलग अलग वर्ग हैं वो इस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि घंटे बहुत मायने नहीं रखते हैं, आपको कंसंट्रेटेड पढ़ाई करना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इन लोगों के साथ यही बात होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये 6 घंटे पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये और भी कम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 घंटे सुबह निकले, 3 घंटे शाम को निकले, अगर ये 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तो ये लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेटेड होते हैं। अगर कोई काम करते करते तैयारी करने की सोच रहा है, इसका मतलब उसका मोटिवेशन का लेवल क्या है, कुछ अलग है, तो ये बहुत मोटिवेटेड है। दूसरी बात, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बेटा अच्छी होती है। तो मोटिवेटेड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए ये कम पढ़कर भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं वो ध्यान रखिए, है ना, कि आपके साथ जो अच्छी चीजें हैं वो ये है कि आपको तैयारी करने क्रम में ये डर नहीं लगता कि मेरा क्या होगा, इसलिए मोटिवेशन मार्क्स क्या होता है, ज्यादा आता है, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये एक मैंने एक मोटा मोटा अपने हिसाब से एक तरीका बनाया है। अलग अलग जो मैंने 3 वर्ग बताए वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी सफलता में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए एक न्यू ईयर का महा बचत ऑफर लाया है। आप अपना नए साल की शुरुआत में नए जोश के साथ नए लक्ष्यों को निर्धारित करिए और नई नई मंजिलों को प्राप्त करिए। इसलिए उत्कृष्ट क्लासेस आपके लिए लाया गया एक न्यू ईयर महाबचत का ऑफर, जो 29 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है और 2 जनवरी 2024 तक ये ऑफर चलेगा। और इस ऑफर में आपको क्या मिल रहा है, तो एमपीपीएससी का जो पूरे कोर्स हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी एमपीपीएससी के, उन सभी कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस से जुड़िए। और आप उत्कृष्ट क्लासेस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। उत्कृष्ट क्लासेस की जो एप्लीकेशन है आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।